स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी जनरल टेस्ट 4। ये जो सीरीज चल रही है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जो जिसमें भी उत्तराखंड हिंदी भूगोल या करंट अफेयर से जो जनरल टेस्ट है, जो जनरल एग्जाम है उससे रिलेटिव है, उसमें सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूकेपीएससी हो चाहे यूकेएसएससी हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला सवाल है आज का कि राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट, दूनागिरी, नंदा देवी और बंदरपूंछ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन ए, कामेट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची? कामेट है चोटी। और जिसकी हाइट है वो कितनी है? हाइट इसकी ये 7,756 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये है चमोली जनपद में स्थित है। और जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है, 7,817 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? ये भी आपका चमोली में ही स्थित है। कहाँ है? चमोली में। ये भी आपका चमोली में ही स्थित है। बात करें बंदरपूंछ की, तो बंदरपूंछ कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है और इसकी हाइट है 6,320 मीटर। कितनी है बंदरपूंछ की हाइट? 6,320 मीटर। ठीक है, 6,320 मीटर। कुछ और तथ्य देखते हैं इससे रिलेटिव। तो जो राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेत, उसकी हाइट कितनी है? 7,756 मीटर है। ठीक है, और जो चमोली जनपद में स्थित है। और जो नंदा देवी पूर्वी है उसकी हाइट कितनी है? 7,434 मीटर है। चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य में स्थित है। और त्रिशूली पर्वत जो है उसकी हाइट है 7,120 मीटर, ये चमोली जनपद में स्थित है। पंचचूली जो पर्वत है उसकी हाइट है 6,904 मीटर, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों आपको जो भी ये दिए गए हैं ये वो क्वेश्चन हैं, ये वो पर्वत हैं जिनको बार बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूकेपीएससी हो चाहे यूकेएसएससी हो। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ क्वेश्चन से रिलेटिव ही चीज़ें दी जाएंगी, जिसके आपको एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा सभी पर्वतों की हाइट देख ली। बंदरपूंछ, श्रीकंठ, पंचाचूली, त्रिशूल और नंददेवी, ये महत्वपूर्ण पर्वत है जिनको बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? 2009 में, 2012 में, 2015 में या 2014 में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ये 2009 में स्टार्ट किया गया था। और ये स्टार्ट किस डेट को स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था आपका 17 दिसंबर 2009 को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अन्य जो योजनाएं हैं उनके बारे में। उसके लिए देखते हैं कि राज्य में स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 को गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। ये देख लो, पूछा जाता है कभी कहाँ के छात्रों ने स्टार्ट किया था? गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्टार्ट किया था। और उसके अलावा कुछ अन्य जो योजनाएं उनसे संबंधित देखते हैं कि उत्तराखंड उद्यमान खिलाड़ी योजना 29 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुई है। अभी स्टार्ट हुई है तो हो सकता है इसको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, और साथ में दूसरा देखते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है, 22 मई 2021 से स्टार्ट हुई है। घसियारी कल्याण योजना फरवरी 2021 से स्टार्ट हुई है। और उजाला मित्र योजना 2017 से स्टार्ट हुई। डेट आप बिल्कुल याद रखें, हर किसी की जिस चीज़ में डेट दी उनको याद रखें, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर डेट पूछने लगे हैं आपको। यूकेपीएससी हो चाहे यूकेएसएससी हो, हर कोई डेट में फोकस कर रहा है। ठीक है, जो ये है इसके में जो खिलाड़ी हैं उनके लिए है कि इनको 1,500 से 3,000 रुपये तक स्कॉलरशिप दी जा रही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया था? किससे क्या पूछा था? दमन और दीव से गोवा को पृथक किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 55वें संविधान संशोधन, 56, 57 और 58। तो दोस्तों का राइट जो आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी, 57वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 57वें संविधान संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया था। ठीक है, बात करते हैं कि 56वां संविधान संशोधन था वो किससे संबंधित था? तो 56वां संविधान संशोधन था वो था गोवा राज्य के गठन से संबंधित था। गोवा राज्य के गठन से संबंधित है। गोवा का गठन कब हुआ था? 1987 में। ये याद ध्यान रखें। 57 तो हो गया कि दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया, पर 56 में क्या था? गोवा को खुद ही गोवा का गठन किया गया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो जो ये दमन और दीव था इसे हाल ही में आपने देखा होगा इसे अलग अलग किया गया है। ठीक है ना, अभी आपने देखा होगा दमन और दीव जो इनको मिला के दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, वो किस डेट में है? वो डेट बता दूँ मैं आपको। वो डेट है आपकी 26 जनवरी 2020 को। उस दिन क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसकी राजधानी कहाँ है? दमन में है। ठीक है, और जो नए राज्य बनते हैं ये किससे संबंधित, कौन से अनुच्छेद में आते हैं? ये अनुच्छेद 3 के तहत इनका गठन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 3 के तहत इनका गठन होता है।
ये देख लें साथ में आप कि गोवा को 57वें संविधान संशोधन से दमन और दीव से पृथक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 26 जनवरी 2020 को दादरा व नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसकी राजधानी दमन है और ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इनका गठन होता है नए राज्यों का। ठीक है, और देख लीजिए आप क्या क्या फैक्ट हैं कि 55वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का गठन किया गया। ठीक है, 56 में मैंने आपको बता दिया है कि गोवा राज्य का गठन हुआ है। और 58वां जो है उसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मूल संविधान का हिंदी संस्करण का प्रकाशन किया जाएगा, मतलब राष्ट्रीय जो मूल संविधान है हमारा उसका हिंदी में प्रकाशन करेगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 12वें संविधान संशोधन से गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिला गया था। ठीक है, इससे पहले गोवा पुर्तगालियों के पास था, तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा इनको भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन कब हुआ था? 1936, 1939, 1946 और 1956 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है 1936। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, वहाँ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका व्याख्या देखते हैं इसकी कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन 1936 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय कहाँ था? वर्धा में था। अब देखते हैं कि क्या क्या जो फैक्ट है एग्जाम पूछे जाते हैं। एक तो राजभाषा से संबंधित फैक्ट आता है कि किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा के बारे में लिखा गया है। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में, और इसके अध्यक्ष थे BG खरे। राजभाषा अधिनियम जो है ये 1963 में आया था। अनुच्छेद 348 के तहत न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, मतलब उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों की कार्यवाही जो होगी अंग्रेजी में होगी। ये भी अनुच्छेद 348 में दिया गया। और अनुच्छेद 351 जो है हिंदी का प्रचार प्रसार से संबंधित है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 343 से 351 तक हिंदी के प्रचार प्रसार, हिंदी के विकास से संबंधित है। और जो फैक्ट हैं ये एग्जामों में आए हुए फैक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य कितने सरकारों में विभाजित था? 43, 45, 47 और 51। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाता है, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 47 सरकारों में इसका विभाजन हुआ था। और जो शेरशाह सूरी था इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था फरीद खां। ठीक है, इसने गज सिकंदरी और सन की डंडी नामक जो भूमि मापक यंत्र है इनका भी बनाया था। ठीक है, कौन कौन सा? गज सिकंदरी और सन की डंडी, सन की डंडी। ठीक है, और इसने एक अशरफी और चांदी का रुपया और दाम, क्या क्या? अशरफ चांदी का रुपया और दाम सिक्के भी प्रचार में लाए थे। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य 1747 सरकारों में विभाजित था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। इसने गज सिकंदरी भूमि मापक यंत्र, ठीक है, और साथ में है सन की डंडी। ठीक है, ये भी इसी के टाइम पे लागू हुई थी, सन की डंडी। और इसने सिक्का कौन कौन से किए थे? अशरफ और चांदी का रुपया, और एक दाम सिक्का भी इसने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में पटनागर की स्थापना की थी। इसका मतलब ये है कि इसने पटनागर की स्थापना की थी 1541 में, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? ये 1545 में जो कालिंजर अभियान था उसके दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये पूछा जा सकता है किस अभियान के तहत शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि किस अभियान के तहत हुई थी, तो कालिंजर अभियान के तहत। और इसका मकबरा कहाँ पर है? यह है सासाराम में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखें, ये PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? रानीखेत, अल्मोड़ा, चंपावत, नेटवाड़ और श्रीनगर। एक क्वेश्चन जो आया है ये लोअर PCS जो UKPSC का लोअर PCS था 2021 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है उत्तरकाशी नेटवाड़ में। ठीक है, और जो उत्तरकाशी वहाँ से आपको देवढुंगा से, जो देवढुंगा है वहाँ से आपको अमोघ बुद्धि की यज्ञ वेदिकाएँ मिली थी। कहाँ से? देवढुंगा जो है वहाँ से आपको अमोघ बुद्धि की यज्ञ वेदिकाएँ मिली थी। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं और क्या क्या है कि देवढुंगा से क्या मिली थी? अमोघ बुद्धि की यज्ञ वेदिकाएँ मिली थी। और 1924 में रवाई को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। ठीक है, और 6 कोण वाला ताल कौन सा? कभी डायरेक्ट पूछा है कि 6 कोण वाला ताल कौन सा है, तो वो है डडी ताल। डोडी ताल ये कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है गंगोत्री है, वो भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? गणेश्वर ने कराया था। और इसका जीर्णोद्धार कराया था किसने? सुदर्शन स्थान है। और यहीं पर शक्ति शिलालेख भी है। ठीक है, और बात करते हैं
कि जो गंगोत्री वहाँ कौन सा NH जाता है, तो गंगोत्री जो है NH 34 पे स्थित है और पहले था ये NH 108 पे, और यमुनोत्री है NH 134 पे, पहले था ये NH 94 पे। तो दोस्तों अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या पटवारी का या हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का, तो ये तीनों की टेस्ट सीरीज हमने आकलन ऐप पर लगाई हुई है। आकलन ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। इनको वहाँ पे आप ऑन लाइव दे सकते हैं, ठीक है। ये 89 का है पुलिस कांस्टेबल का, पटवारी का 69 का है, और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर 29 का है। और ज़रूरी नहीं कि ये इसी एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा भी और कोई भी एग्ज़ाम उत्तराखंड में मैंने बताया था आपको, UKPSC या UKSSC के जो भी एग्ज़ाम हो उन दोनों के लिए ये पटवारी और पुलिस के दोनों टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर है ये सिर्फ स्पेशली हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम के लिए ही अच्छा है, AA और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? 38, 42, 39 या 40? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन D, 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। व्याख्या देख लेते हैं कुछ इसकी, कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में हैं या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और देहरादून, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन D, क्या कौन सा है? देहरादून। देहरादून सबसे कम, यहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है। अब व्याख्या देखते हैं इनकी, कि राज्य का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला देहरादून है, और सेकंड नंबर पे फिर नैनीताल आता है, और थर्ड पे आता है हरिद्वार, ठीक है। और देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? ये बागेश्वर की है, रुद्रप्रयाग की, और उसके बाद है उत्तरकाशी की। और क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि नगरीय अधिवासियों में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, तो वो ये है कि 30.23% नगरीय अधिवासियों में रहते हैं, और ग्रामीण अधिवासियों में 69.77%, ठीक है। तो ये भी दोनों को याद है क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो नगरीकरण का जो प्रतिशत वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? 4.56% वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कि राज्य में अनुसूचित जिला अधिनियम का पारित किया गया? 1972, 1974, 1982, सॉरी 1872, 1874, 1882 और 1890। इसको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखें, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बोला गया, तो उसे भी तब भी आप यही समझेंगे कि ये कौन सा है? अधिसूचित जिला अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन B, 1874 में। और 1874 के टाइम पे वहाँ का कमीशन कौन था? उस टाइम पे था आपका रैमजे, ठीक है। इसका भी ध्यान रखें, 1874 में कौन था? रैमजे। रैमजे उस टाइम का कुमाऊं कमिश्नर था। व्याख्या देख लेते हैं कि राज्य में अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 में पारित किया गया था, और 1931 में जो वन पंचायत का गठन हुआ है वो भी इसी एक्ट के तहत उनका गठन किया गया, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी देख लें आप, तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में इसका गठन हुआ था। हिल साइड सेफ्टी बिल 1867 में हुआ था, और कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में। ये हिल साइड सेफ्टी बिल तब नैनीताल में भूस्खलन हुआ था उसके लिए बनाई गई थी। और ये कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी जो है, ये जो कुली बिगार आंदोलन, सॉरी कुली बिगार, ये वनों से संबंधित था, ठीक है, कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी। अदर रेवेन्यू पुलिस, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1985, 1990, 1989 और 1996। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C, 1989 में। सरकार द्वारा गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना 1989 में की गई थी। गोपेश्वर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं कि गोपीनाथ मंदिर जो है हिमाद्री शैली में है, यहीं पर रुद्रनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा होती है। एक फैक्ट तो मिल गया आपको। सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला भी चमोली ही है। दूसरा फैक्ट है कि 1970 में चमोली में जब बाढ़ आई थी तो उसका मुख्यालय उसके बाद गोपेश्वर में ट्रांसफर किया गया था। गोपेश्वर को गोथला, गौस्थल ऐसे इसके उपनाम भी हैं, ठीक है। गोथला, गौस्थल ऐसे इसके उपनाम है। और लाल संगा, हाँ एक लाल संगा भी इसको बोला जाता है। और 1964 में दूसरी ग्राम स्वराज जो संगठन है उसकी चंडी प्रसाद भट्ट ने जिसकी स्थापना की थी वो भी यहीं पे है। मार्केट जो मेन मार्केट है उससे थोड़ा सा आगे 50 मीटर आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1955, 1950, 1983 और 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1983 में, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए बेसिक टू एडवांस लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। और बेसिक क्योंकि एग्जाम में अक्सर बच्चा हार्ड क्वेश्चन कर जाता है पर बेसिक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपके लिए बेसिक क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया 1983 में। इसका फैक्ट देख लेते हैं और साथ में कौन कौन से हमारे हैं नेशनल पार्क हैं। तो कॉर्बेट नेशनल
जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये है पौड़ी और नैनीताल में है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1980 में इसकी स्थापना हुई, उत्तरकाशी में है। नंद देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ये भी चमोली में है। फूलों की घाटी 1982 में स्थापना की गई थी, ये भी चमोली में है। राजा जी नेशनल पार्क देख रहे होंगे 1983 में गठित है और देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार 3 जिलों में स्थित है। और लास्ट जो है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये 1989 का है और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो दोस्तों अब आप लोग ये बताएंगे कि वन्य उत्तराखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, उनकी कितनी संख्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप या झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, झील। झील जो है स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी देश, नगर और द्वीप जो क्या है ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी कि प्रायः भौगोलिक जल और स्थल, देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत आदि अंशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप पृथ्वी, झील और घाटी, ये 3 ये शब्द याद रखेंगे आप। पृथ्वी, झील और घाटी ये क्या है, स्त्रीलिंग में है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी पुलिस पटवारी या पुलिस हो गई, पटवारी हो गया, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं आंकलन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इतने सस्ते कम रेट रखे हुए हैं क्योंकि आप सभी मुझे पता है स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास पैसे की कमी होती है इसलिए। और जो चार्ज रखेंगे इसलिए रखें क्योंकि ऐप वालों को भी चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।